गरीब के घर आया नया पंखा। प्रीति, मोनू बेटा, ये क्या, तुम्हारे सभी दोस्त बाहर खेल रहे हैं और तुम दोनों हो कि यहाँ अंदर बैठे हो? नहीं माँ, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। हमारे सभी दोस्त गर्मी में खेलने के बाद अपने घर चले जाते हैं। उनके घरों में एसी, कूलर, पंखा सब कुछ है, इसलिए उन्हें गर्मी से कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो हमें परेशानी होगी। हमारे घर में तो एक पंखा भी नहीं है। दोनों बच्चों की बात सुन सब्जी काट रही योगिता और खाट पर बैठे अमरावती और महेश के चेहरे पर भी उदासी आ जाती है। बस योगिता, मेरा हो गया, और रोटी मत देना। हाँ बहू, मेरा भी हो गया, मुझे भी और रोटी नहीं चाहिए। ये क्या, आज आप दोनों का पेट सिर्फ एक रोटी में भर गया? योगिता, पूरा दिन धूप में घूम घूम कर पसीने और गर्मी में हालत खराब हो जाती है। रात को तो मेरा ये एक रोटी खाने का भी मन नहीं करता। गर्मी से वैसे ही रात में बेचैनी होती है। अगर एक रोटी से ज्यादा खा लूंगा तो जो थोड़ी बहुत नींद आती है वो भी नहीं आएगी। गर्मी के मारे पूरे परिवार का हाल बहुत बुरा हो चुका था। जैसे तैसे करके वो सभी गर्मी में खाना खाते हैं और रात में खिड़की के पास बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। बाप रे बाप, दिन में क्या कम गर्मी होती है जो ये रात में भी गर्मी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या हुआ माँ जी? इतनी देर से सोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मजाल है कि नींद आ जाए। हमें भी नींद नहीं आ रही है, रात को नींद आती नहीं और स्कूल में जाग नहीं पाते हैं। आज भी टीचर ने हमें इतना डांटा जब हम क्लास में सो रहे थे। अब तो बस एक ही तरीका बचा है, चलो चलकर बाहर आंगन में सोते हैं, कम से कम इस गर्मी से तो छुटकारा मिलेगा। मयंक और बाकी सब आंगन में सोने चले जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा में सबको नींद तो अच्छी आ जाती है, लेकिन जैसे ही सब लोग सुबह उठते हैं प्रीति, जाकर अपना चेहरा देख, तो किसी चुड़ैल की तरह लग रही है। योगिता, तुम्हारे भी हाथ और चेहरे पर लाल लाल दाने हो गए हैं। लगता है रात भर मच्छर ने हमें बहुत काटा है। मच्छर काटेंगे क्यों नहीं, हम आंगन में जो सो रहे थे। अगर हमारे घर में एक ढंग का पंखा होता तो हमें ऐसे रात भर आंगन में नहीं सोना पड़ता। मच्छरों की वजह से अब सभी को फिर से हर रात घर के अंदर ही गर्मी और पसीने से जूझ कर सोना पड़ता है। आरव, तेरे घर में तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। वो तो आएगी ही ना, मेरे घर में दो दो एसी जो हैं, और पता है ये वाला पंखा पापा परसों ही लेकर आए हैं, इसके अंदर तो लाइट भी जलती है। क्या सच में? काश हमारे घर में भी ऐसा ही पंखा होता। आरव, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि इन दोनों को घर पर लाने की जरूरत नहीं है, तो फिर तू क्यों लाता है इन्हें बार बार? हाँ, ये मेरे दोस्त हैं। ये तेरे कोई दोस्त नहीं है, समझा? ये तो बस इस घर में लगे एसी, कूलर और पंखे की ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए आते हैं, क्योंकि इनके घर पर ये सब कुछ नहीं है। और जिसे तुम दोनों घर कहते हो ना, वो घर नहीं बल्कि ईंट की भट्टी है, समझे? संगीता की डांट सुन दोनों बच्चे रोते हुए अपने घर आ जाते हैं। क्या हुआ प्रीति, मोनू, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? पिछले साल की गर्मी में आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारे लिए एक नया पंखा लेकर आएंगे, लेकिन आप नहीं लेकर आए। पिछले साल तो हमने जैसे तैसे करके गर्मी में गुजारा कर लिया, लेकिन इस साल क्या करेंगे? सही कहा है संगीता आंटी ने, हमारा घर घर नहीं बल्कि ईंट की भट्टी का है। अपने बच्चों की बातें सुन और उन्हें ऐसा रोता देख योगिता को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जिसके चलते योगिता अब मयंक से बात करती है। बच्चों की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। माँ की और पिताजी की गर्मी से बेहद परेशान हो रहे हैं। कहीं से एक पंखे का इंतजाम कर दीजिए। योगिता, मैं इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरा काम कैसा है। दिन भर धूप में फल बेचकर मैं ज्यादा कमाई नहीं कर पाता हूँ, और पंखे की कीमत के बारे में तो तुम जानती ही हो। मयंक की बात सुन योगिता काफी उदास हो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे मीनाक्षी,
तुम कैसी हो? इतने वक्त बाद तुमसे मिलना हो रहा है। मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस सब्जी लेने के लिए आई थी। मेरा घर पास में है, चलो ना, मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय बनाकर पिलाती हूँ। मीनाक्षी जैसे ही योगिता के घर जाती है। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ। तुम इतनी गर्मी में रह कैसे लेती हो? तुम्हारे घर में तो ढंग का एक पंखा भी नहीं है। कितनी गरीब हो तुम योगिता। ये लो, ये मेरे घर का पता है। अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो तो मेरे घर आ जाना। मैं तुम्हें अपनी नौकरानी के काम पर रख लूंगी और अच्छी खासी सैलरी भी दे दूंगी। मीनाक्षी योगिता को अपने पैसे का घमंड दिखाते हुए उसकी गरीबी की बेइज्जती करते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गर्मी की वजह से प्रीति और मोनू की तबीयत अब इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो दोनों स्कूल में ही बेहोश हो जाते हैं। योगिता मयंक को जैसे ही बात पता चलती है तो वो भागे भागे उनके स्कूल जाते हैं। गर्मी की वजह से आपके दोनों बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आज तो वो दोनों बेहोश भी हो गए हैं। देखिए, आपको उनका खास ध्यान रखना पड़ेगा, वरना कल को उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। टीचर की बात सुन दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। सुनिए, अब बहुत हो गया। मैं अब ये चीज और नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं कल से ही मीनाक्षी के घर जाऊंगी और नौकरानी का काम करूंगी। हम दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे और पैसों को जोड़कर एक नया पंखा लेकर आएंगे। अब मैं और मेहनत करूंगा और हम दोनों पैसे जोड़कर पंखा लेकर आएंगे। मयंक अब दिन में 4-5 जगह पर जाकर कड़ी धूप में फल बेचना शुरू कर देता है। वहीं बेचारी योगिता अपनी ही सहेली के घर में नौकरानी बनकर काम करती है। अरे जरा ढंग से पोछा लगाओ, हाथों में क्या जान नहीं है तुम्हारी? हैरान रह गई ना मेरे इतने बड़े घर को देखकर। मेरे घर के हर एक कमरे में एसी, फैन सब कुछ है। तुम्हारे घर से बड़ा तो मेरा बाथरूम है। बेचारी गरीब कहेंगी, तुम्हारी तो हैसियत एक ढंग का पंखा खरीदने की भी नहीं है। मीनाक्षी के ताने सुनकर योगिता को गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन अपने परिवार की सूरत और हालत देख बेचारी योगिता कुछ नहीं कहती और मिलने वाले पैसों को जमा करती है। वहीं मयंक भी अब पैसों को जमा करने लग गया था और आखिरकार इतनी कड़ी मेहनत के बाद दोनों पति पत्नी एक नए पंखे के लिए पैसे जमा कर ही लेते हैं। मयंक उन पैसों को लेकर पंखा खरीदने के लिए शॉप पर जा रहा होता है कि तभी वो रास्ते में देखता है कि एक बाइक वाला छोटे से बच्चे को मारकर चला गया है और वो बच्चा खून में लथपथ होकर सड़क पर बैठा है। हे भगवान, इस बच्चे की हालत तो बहुत खराब है, इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा। मयंक उस बच्चे को नजदीकी अस्पताल में लेकर जाता है जहां वो उसका ट्रीटमेंट करवाता है और कड़ी मेहनत से पंखे के लिए जोड़े गए पैसों को बच्चे के ट्रीटमेंट में लगा देता है और खाली हाथ वापस घर आ जाता है। पापा, आप पंखा ले आए? कहाँ है हमारा पंखा? मुझे माफ कर देना, मैं पंखा नहीं ला पाया। मयंक रोते हुए अपने पूरे परिवार को सब कुछ बताता है, जिसे सुन इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हमारी गर्मी उस बच्चे की जान से बढ़कर थोड़ी ना थी। पंखा तो हम बाद में भी ला सकते हैं। उस बच्चे की जान बच गई, यही हमारे लिए काफी है। पूरा परिवार फिर से गर्मी में जीना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ, अरे जिसने मेरे बेटे की जान बचाई, क्या आप जानते हैं वो कहाँ रहता है? उसे बच्चों के पिता राजीव हॉस्पिटल के लोगों से मयंक का पता निकलवाते हैं और मयंक को धन्यवाद करने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। राजीव जैसे ही मयंक के घर के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि उसका पूरा परिवार गर्मी में किस तरह से जूझ रहा है। हे भगवान, मेरा परिवार तो बिना एसी के 1 मिनट नहीं रह सकता और ये गर्मी में कितनी परेशानी से रह रहे हैं। मैं तो इन्हें धन्यवाद बोलने और ये पैसे देने के लिए आया था, लेकिन अब नहीं। राजीव जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाता है और एक नया और महंगा पंखा खरीदकर सीधा मयंक के घर पहुंचता है। अरे जी, आप कौन? मेरा नाम राजीव है। आपने जिस बच्चे की जान बचाई, मैं उसका पिता हूं। मैं नहीं जानता था कि आप और आपका परिवार इतनी गर्मी में ऐसी हालत में रह रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये पंखा लेकर आया हूं। राजीव अपने हाथों से मयंक के घर में वो पंखा लगाता है और जैसे ही पंखा चालू होता है तो उसकी ठंडी ठंडी हवा से सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पंखा नहीं एसी चल रहा हो। अब तो हम सब लोग रात में आराम से सोएंगे ना माँ?
अब हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। आपने मेरे बच्चे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसका एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी फैक्ट्री में मैनेजर के तौर पर काम करेंगे? अरे पहले आपने ये पंखा लगवाकर मेरे परिवार को इस भयंकर गर्मी से बचाया और आप मुझे अपनी फैक्ट्री में काम दे रहे हैं। न जाने भगवान किस किस रूप में आकर हमारी मदद करते हैं। भगवान तो आप हैं मेरे लिए, जो आपने मेरे इकलौते बेटे की जान बचाई। आप बस कल से मेरी फैक्ट्री में आ जाइएगा। मयंक अगले दिन से ही राजीव की फैक्ट्री में मैनेजर के तौर पर काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसका परिवार पंखे की ठंडी ठंडी हवा, गर्मी से दूर हंसी खुशी रहता है। समय बीतने के साथ साथ अब धीरे धीरे मयंक और उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होने लगती है। गर्मी में एक कमरे का ससुराल बना होटल। अरे मोरी मैया, कितनी गर्मी हो रही है। गर्मी से हाल बुरा हो चुका है। बहू जल्दी आ जा, मैं तो शादी की तैयारी से ही थक चुकी हूँ। भगवान का शुक्र है कि ये शादी निपट गई। वो तो है माँ जी। ये कहकर रचना कलश के चावल गिराकर घर के अंदर आती है। अरे अंतरा, अब तो तेरी बहू आ गई। अब तो तेरी बहू के हाथ से खाना खा पी कर जाएंगे। अरे जरा हम भी तो देखे बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। क्यों कश्मीरा? अरे हाँ हाँ बहू, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे क्या, सबको ही लग रही होगी। गर्मी जो इतनी पड़ रही है, तो जा सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत बना कर लिया। जी बुआ जी। और सुनो, तुम शहर में नहीं गांव में हो, तो यहाँ पर तुम्हें घूंघट में रहना पड़ेगा। जी बुआ जी। अरे पर बहू देखेगी कैसे? उसने इतना मोटा और भारी लहंगा पहन रखा है, कपड़े तो बदलने देते। ओहो, जब तक बहू कपड़े बदल कर आएगी हम तो पसीने में तर हो जाएंगे। इससे पहले बहू तू कुछ शरबत लिया। जी लाई। अरे बहू, थोड़ा घूंघट और करो। हम तुम्हारे ससुर समान हैं, तुम्हारे ससुर के बड़े भाई। और हाँ, शरबत सत्तू या बर्फ डालकर लाना। जी ताऊ जी। माँ जी, रसोई कहाँ है? अरे बहू, तुझे रसोई ढूंढने में कोई परेशानी कैसे हो सकती है? वो देख, तेरा ससुराल एक कमरे का है, इस एक कमरे के कोने में हमारी रसोई। वो देख, जा जाकर शरबत बना दे, सभी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे सारे रिश्तेदार यहीं रहेंगे, इस एक कमरे के ससुराल में? और कहाँ जाएंगे बहू? यहाँ पूरे में बिस्तर बिछा देंगे, सब यहीं लेट जाएंगे। हे भगवान, इतनी गर्मी में सारे लोग एक ही कमरे में कैसे रहेंगे? ऊपर से रसोई भी यहीं है, सारी गर्मी इधर ही आ जाएगी। ऊपर से मुझे ना कपड़े चेंज करने दे रहे, ना घूंघट हटाने दे रहे। मैं तो ऐसी गर्मी में पागल हो जाऊंगी। ये कैसी जगह शादी हो गई है मेरी। इतना कहकर दिल पर पत्थर रखकर उस एक कोने की रसोई में रचना बड़ी मुश्किल से घूंघट में शरबत बनाती है और एक एक करके सभी मेहमानों को शरबत देती है। अरे बहू, इतना सा ही शरबत बनाया था क्या? अरे जरा अपने घर के लोगों को तो देखो, सारे मेहमान हैं। जाओ और शरबत बनाकर लेकर आओ। जी अभी लाई। अरे अंतरा मामी, भूख भी लग रही है। अपनी बहू से कह दो कि थोड़ा कुछ खाने पीने को भी ले आए, सारे मेहमान भूखे बैठे हैं। हाँ विनोद बेटा, मैं अभी खाना बनवा देती हूँ, या बहू खाना भी बना ले। मुझे इतनी गर्मी लग रही है, ऐसा लहंगा पहनकर मैं खाना कैसे बना पाऊंगी? और यहाँ तो कोई कमरा भी नहीं है जहाँ मैं चेंज कर पाऊं। इसीलिए तुझे मना कर रही हूँ, अभी सबको खाना दे दे, शांत होकर बैठ जाएंगे, तो तू अपने बाकी के काम निपटा लेना। जी माँ जी। बड़ी मुश्किल से रचना खाना बनाने के लिए लहंगे में बैठ पाती है। पूरी सब्जी बनाते बनाते उसे पसीने आने लगते हैं। हे भगवान, मैं तो थक गई। पता नहीं कैसे लोग हैं जो इस एक कमरे के ससुराल को समझ रखा है। और नहीं, बहू इन्हें नौकरानी लग रही है। आते ही नहीं बहू से कोई काम करवाता है क्या? अरे बहू, मेरे भतीजे का भूख से हाल बेहाल हो रहा है,
जरा जल्दी खाना बना। बस माँ जी, पूरी प्लेट में लगा रही हूँ। मुझे क्या रोबोट समझ रखा है? एक तो इतनी गर्मी लग रही है, पंखे की भी हवा नहीं आ रही इस कोने में। रचना प्लेट लगाकर सबको खाना देती है। खत्म हो जाने पर बैठने आती है कि लहंगे की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और माधव उसे संभाल लेता है। रचना, तुम ठीक तो हो ना? आप तो रहने दीजिए, आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो पूछते कि इतने लंबे से घूंघट में, भारी से लहंगे में मैं कैसे बार बार सबको खाना परोस रही हूँ। ये मैं ही जानती हूँ। आपको क्या है, अपना सहरा शेरवानी उतार कर बैठ गए हैं 4 जनों में की करने। अरे रचना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं माँ से बात करता हूँ। अरे बेटा, यहाँ बहू के साथ क्या कर रहा है? हमारे साथ भी आजा, बैठ जा। और बहू, राजन विनोद की प्लेट खाली है, जाओ उन्हें सब्जी पूरी दे दे। जी जी अभी। और तुम तो छोड़ो मेरा हाथ। गुस्से में रचना अपने पति के पेट में एक कोहनी मारकर चली जाती है। आउच! क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं ताऊ जी। फिर सबको खाना देने के बाद रचना थक जाती है और बैठे बैठे सो जाती है। उसे देख कश्मीरा जगाने जाती है तो माधव मना कर देता है। बुआ जी, उसे उठाइएगा मत, बेचारी गृह प्रवेश के बाद से ही सबको खाना दे रही है, एक पल के लिए भी बैठी नहीं है। और देखिए कितना पसीना आ रहा है, उसे लहंगा भी नहीं उतारने दिया आप सबने, थोड़ा तो रहम कीजिए। ओहो, देख रही है, तेरा बेटा अभी से ही बहू के पक्ष में हो गया। चलो अच्छी बात है, हम कौन से तुम्हारी पत्नी को परेशान कर रहे हैं, सोने दो। माधव पास के बिस्तर पर उसे सुला देता है और एक पर्दा डाल देता है जिससे सारे बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार उसे ना देखें। ऐसे ही शाम हो जाती है। रचना अपने कपड़े बदलकर आराम से बैठी थी कि मौसिया सास सुधा उसके पास आती है। अरे बहू, तुझे कितनी बार बताऊं घूंघट करके रख, तेरे किसी भी सास ससुर ने देख लिया तुझे तो गजब हो जाएगा। नई बहू को पर्दे में ही रहना चाहिए, समझी? अब जा जाकर चाय बना। मैं चाय तो बना दूंगी, पर मैं तो पहले इस तरफ बैठी हूं ना, मुझे कोई भी नहीं देख सकता, तो थोड़ी देर घूंघट ऊपर कर लूंगी तो क्या हो जाएगा। मुझे भी गर्मी लग रही है और ऐसा तो है नहीं किसी ने मेरी शक्ल नहीं देखी, सबने शादी में मुझे देखा है। देख ले अंतरा, देख ले तेरी बहू कैसे अभी से ही जबान लड़ा रही है। अरे मैं तो मौसी हूँ, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कोई और होता तो तौबा तौबा तौबा। छोड़ ना सुधा, ऐसी बात नहीं करते, जा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ। ये बोलते ही रचना घूंघट करके फिर से गर्मी में सबके लिए चाय बनाती है। अब इतने सारे मेहमान थे, हर कोई थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने खाने पीने की फरमाइश कर रहा था। ऊपर से हल्की साड़ी पहनने पर विनोद कहता है, देखो रचना, मैं तुम्हारे जेठ की तरह हूँ और अभी तुम्हारी नई शादी हुई है, इसलिए बता रहा हूँ इतनी हल्की साड़ी मत पहनो। जो नई नवेली दुल्हन हो तो थोड़ी भारी साड़ी पहनो। भाई साहब, गर्मी लग रही है इसलिए मैंने थोड़ी हल्की साड़ी पहनाई है। कोई बात नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करो और अपने हाथ के पकौड़े भी बनाकर खिला दो। फिर कहाँ मैं बार बार आने बैठ रहा हूँ, मुझे तो आगरा ही चले जाना है। अब मेरा भेजा फ्राई हो रहा है, शादी करके पछता रही हूँ। इससे पहले ही बढ़िया थी मैं जब जीन्स टॉप पहनकर विदाउट कोई घूंघट के इधर उधर रहती थी, पर इन बड़े लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। ऊपर से इतना छोटा ससुराल है, हर जगह कोई ना कोई बैठा है। सच में कमरे के ससुराल को होटल समझ लिया है, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। जब से आए बहू ये, जब से आए बहू वो। जी भाई साहब, लाई अभी पकौड़े। इतना कहकर रचना फिर से चूल्हा जलाकर गर्मी में बैठकर पकौड़े बनाती है। उस चूल्हे का धुआं और गर्माई सीधे रचना के मुंह पर लग रही थी। बस अब मुझे और नहीं होगा, मैं पागल हो जाऊंगी इस गर्मी में, थोड़ी देर बाहर चली जाती हूँ। पकौड़े उतार कर वो थोड़ा बाहर जाकर हवा लेते हैं। भले ही बाहर गर्मी सही, लेकिन उतनी भभक तो नहीं है जितना अंदर एक कमरे में। भगवान जाने कैसे आलसी जानवर की तरह सब एक साथ अंदर हैं, ये भी नहीं कि अपने घर चले जाएं। अरे सर, सुकून तो अपने घर पर ही होता है, लेकिन यहाँ के रिश्तेदार बड़े मक्खी की तरह हैं जो गुड़ से चिपक जाते। एक काम करती हूँ, फ्रिज के ठंडे पानी से मुंह धोकर अंदर चली जाती हूँ, वरना सब बोलेंगे। फिर रचना ठंडे पानी से मुंह धोकर फिर सबके काम करने लगती है। ऐसे ही 4 दिन से हफ्ता और हफ्ते से 2 हफ्ते हो जाते हैं,
लेकिन मेहमान जाने का नाम नहीं लेते। उन्होंने नई बहू को गर्मी में बिल्कुल काम करवाकर परेशान कर दिया था। ऐसे में रचना की हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि वो बेचारी खुद भी खा पी नहीं पाती है। पति से अपनी परेशानी बताती है, लेकिन वो नजरअंदाज कर देता है। बहू एक दिन गर्मी में कपड़े सुखाते सुखाते बेहोश हो जाती है। माधव फौरन डॉक्टर को घर पर बुलाता है, तो डॉक्टर बताता है, देखिए, गर्मी में इनकी हालत बहुत डाउन हो चुकी है। और इतनी मोटी साड़ी क्यों पहनी है आप लोगों ने? आप जून जुलाई की गर्मी से वाकिफ नहीं है क्या? और इतने सारे लोग क्यों हैं? यहाँ पर मरीज के पास ज्यादा लोग रहने से और घबराहट पैदा होती है। देखिए माधव जी, हो सके तो थोड़ा रेस्ट करने वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा दो तो बेहतर होगा। जी डॉक्टर। ये सब इसी वजह से हो रहा होगा। बहू ने मुझे बोला था कि उसे परेशानी हो रही है, फिर भी मैंने इसकी एक नहीं सुनी। बेटा, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। देख, बहू का पगफेरा भी नहीं हुआ। ऐसा कर, तू इसके मायके ले जा इसे। ठीक है माँ। बहुत हो गया। कहीं ना कहीं ये रिश्तेदार भी मेरी बहू के इस हालत के जिम्मेदार हैं। बहुत दिन खाना खा लिया मेरे घर को होटल समझकर। अब मुझे इन्हें यहाँ से निकालना ही होगा। सुनिए, आप सब थोड़ा बाहर जा सकते हैं? जो डॉक्टर साहब ने बोला है उसी के लिए बोला है मैंने। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो सब बाहर चलो। उनके बाहर जाते ही अंतरा बहू से कहती है, बहू, मैं समझ सकती हूँ, तू बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए अब मैं तुझे तेरे मायके भेज रही हूँ। और इन मेहमानों की तो छुट्टी मैं करूंगी। काश तेरी ये बात मैंने पहले समझ ली होती। कोई बात नहीं माँ जी, ये सब हो जाता है। आप अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ। कुछ देर बाद माधव रचना को लेकर उसके मायके चला जाता है और फिर अंतरा शाम से लेकर अगले 4 दिन तक रोज फीका खाना बनाती है और बहाने लगाती है। तभी सुधा, कश्मीरा, मुकेश खाने को मना कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, बस जिज्जी, अब और नहीं चाहिए। अरे खा लो पेट भरकर। बहू के हाथ से भी तो कहते थे बार बार। पर तुम्हारे हाथ से नहीं खा सकते ना अंतरा। रचना बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती थी, इसलिए खाते थे। और वैसे भी अब हम सबको बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें अपने घर को निकलना चाहिए। हाँ हाँ, अब हम सबको अपने घर जाना चाहिए। हम चलते हैं। इस तरह सारे मेहमान मजबूरन खुद ही अंतरा का बेकार खाना खाकर वहां से भाग जाते हैं और कुछ दिनों बाद ही नई बहू घर वापस आकर एसी में सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।